तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे थे, ठीक। और ये आपका गुप्तोत्तर काल का लास्ट क्लास है। सही कहिए तो गुप्तोत्तर, हालांकि इसको हम गुप्तोत्तर काल भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्तोत्तर काल के बाद भी ये कहानी चलती रही, ठीक। तो अब तक हम बहुत कुछ हम लोग पढ़े, ठीक, बहुत कुछ पढ़ चुके। तो आइए आज हम आपको पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो गए होंगे, तो आइए एक कहानी सुनाते हैं आपको। सबसे पहले एक कहानी सुनाते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए, मान लीजिए ये भारत है, ठीक। और यहाँ पे है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ये भारत है, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक। और यहाँ पे दिल्ली के यहाँ मान लीजिए हरियाणा है, और यहाँ मान लीजिए राजस्थान है, ठीक। और यहाँ मान लीजिए यूपी वाले हैं, ठीक। ये हो गए दिल्ली। इधर हरियाणा, इधर राजस्थान, इधर यूपी, ठीक। तो मान लीजिए आपको कि इस दिल्ली पे कब्जा करने के लिए हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आपस में संघर्ष होता है कि दिल्ली पे कब्जा कौन करेगा। क्या मैंने बोला? ये दिल्ली है, अब इस दिल्ली पे कब्जा करना है, ठीक है। हरियाणा वाले भी हैं, राजस्थान वाले भी हैं और यूपी वाले हैं, ठीक। तो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए हरियाणा, राजस्थान, यूपी तीनों आपस में क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोग यूपी के होंगे, तो यूपी वाले अच्छा जीतेगा कौन? कुछ लोग यूपी वाले कहेंगे कि हम जीतेंगे। हरियाणा वालों को तो पूछना ही नहीं है, वो कहेंगे अरे ये कैसे, यूपी वाले कैसे, मैं जीतूंगा। और राजस्थान वाले कहेंगे हम जीतेंगे, ठीक। तो मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2020, मान लीजिए, ठीक। और इस 2020 में हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये तीनों लोग दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं 2020 में, ठीक। दिल्ली पर कब्जा करने के चक्कर में हरियाणा, राजस्थान, यूपी तीनों आपस में क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। और यह तीनों संघर्ष चलता कब तक चलता है? 2020 से लेकर कब तक चलता है? 2220 तक। 2020 से लेकर 2220 तक, यानी कि लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चलता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाले दिल्ली पे कब्जा करने के लिए 2020 से आपस में संघर्ष स्टार्ट करते हैं, और यह संघर्ष चलता है लगभग 200 साल, यानी कि 2220 तक चलता है, ठीक। अब ये बताइए कि इसमें से जीतेगा कौन? 200 वर्षों बाद, 200 वर्ष तक लोग संघर्ष करते हैं, 200 वर्षों बाद कौन जीतेगा? तो मैं आपको बताऊं कि ये तीनों लोग को छोड़कर कोई तीसरा जीत जाता है, वो है बिहार, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बिहार कैसे जीत गया, जो कि बिहार इन तीनों से कमजोर है। अब एक आप ही सोचिए कि तीन पहलवान लड़ के आपस में लोटपोट हो गए, उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई, तो चौथा पहलवान बिहार एंट्री मारेगा और दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है। लगभग 200 वर्षों तक ये सब तीनों आपस में संघर्ष किए, उसके बाद भी नियंत्रण नहीं कर पाए, और बिहार आके नियंत्रण कर लिया, क्योंकि आपस में लड़ के एकदम अपनी शक्तियों को खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? आइए उसको समझते हैं। इस प्रकार इतिहास में क्या हुआ? यह है भारत, और यहीं पे कहीं है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। यहीं पे क्या है? कन्नौज, ठीक है।
यहीं पे कहीं कन्नौज। तो जब गुप्तोत्तर काल में जब हर्ष के साम्राज्य का पतन होगा, जब इतिहास में मैंने बताया ना कि इतिहास में ऐसा ही कुछ हुआ, तो क्या हुआ? तो जब हर्ष के साम्राज्य का पतन हो गया, हर्ष की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद उसके साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं रह गई थी जो भारत को राजनीतिक रूप से संगठित करे। ठीक है। हर्ष थोड़ा बहुत कोशिश किया था संगठित करने का, थोड़ा बहुत किया भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। ठीक। तो हर्ष के मरने के बाद भारत में क्या हो जाता है, एक राजनीतिक शून्यता स्थापित हो जाती है। मतलब सामंती सामंती व्यवस्था एक तरह से चालू हो जाती है। ठीक है। तो ये मान लीजिए कन्नौज है। ठीक। अब ये कन्नौज है, तो कन्नौज उस समय का, मतलब प्राचीन काल का, एक तरह से कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था ये कन्नौज। प्राचीन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, और बहुत से व्यापारिक मार्ग इधर से ही, मतलब कन्नौज से ही होकर जाते थे। ठीक। तो इस कन्नौज क्यों, अब कन्नौज पे व्यापार, कन्नौज से व्यापारिक मार्ग जा रहे हैं, कन्नौज बहुत समृद्धशाली था, और ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति का नियंत्रण कन्नौज पे हो जाएगा वो बहुत आगे जाएगा, ऐसा माना जाता था। ठीक। इसी चक्कर में, मैंने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के चक्कर में क्या हुआ, भारत के तीन कोनों से, भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां, भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां लगभग 200 वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। क्या मैंने बोला? इसी कन्नौज पर नियंत्रण के चक्कर में भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां लगभग 200 वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक। तो कन्नौज पर नियंत्रण आखिर में क्यों चाहते थे? क्योंकि कन्नौज उस समय, कन्नौज से कई व्यापारिक मार्ग जाते थे, और कन्नौज बहुत समृद्धशाली भी था। ठीक। और उस समय ऐसा माना भी जाता था कि जिसका कन्नौज पे नियंत्रण हो जाएगा वो बहुत आगे जाएगा। हर्ष ने अपनी राजधानी भी बना रखी थी, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी बना रखी थी कन्नौज। ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि कन्नौज को जो जीता, अब भाई राजधानी है, और हर्ष को माना जाता था कि हर्ष शक्तिशाली है, तो जब किसी शक्तिशाली राजा का राजधानी है तो लोग उसको देख के और आकर्षित होते थे कि हाँ, इसको, इस पर नियंत्रण स्थापित किया तो हम लोग की शक्ति और बढ़ेगी, हम लोग की वैल्यू और बढ़ेगी। ठीक। तो इन्हीं सब चक्कर को लेकर भारत के तीन कोनों से तीन शक्तियां, कन्नौज पर नियंत्रण के चक्कर में तीन शक्तियां लगभग 200 वर्षों तक आपस में संघर्ष करती हैं, और उसी संघर्ष को क्या कहते हैं? त्रिपक्षी संघर्ष कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसी को त्रिपक्षी संघर्ष कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें जीतेगा कौन? 200 वर्षों तक लड़े ये सब। सोचिए आप कि अगर कोई 200 वर्ष, दो तीन लोग 200 वर्ष एक चीज पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं 200 वर्षों तक, तो क्या होगा? एक दूसरे की शक्ति को कुचल डालेंगे, एक दूसरे की शक्ति एकदम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 200 वर्षों तक लड़ने के बाद पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन तीनों की शक्तियां एकदम क्षीण हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद प्रतिहार लोग कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किए, लेकिन अब नियंत्रण स्थापित करने से क्या फायदा जब प्रतिहार की भी शक्ति एकदम खत्म हो गई थी। भाई, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों आपस में लड़े, तीनों की शक्ति हुई खत्म, लेकिन प्रतिहार को माना जाता है कि प्रतिहार ने ही कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक। अच्छा, जब कन्नौज पर इसने नियंत्रण स्थापित किया
तो क्या प्रतिहार की शक्ति बहुत जबरदस्त थी क्या उन लोगों को कब्जा कर? नहीं, प्रतिहार की भी शक्ति एकदम समाप्त हो गई थी, क्योंकि प्रतिहार भी राष्ट्रकूट पाल सब आपस में लड़े थे। ठीक। तो एक तरह से मानिए मानिए कि भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम स्थापित हो गया, राजनीतिक शून्यता आ गई। यानी कि कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई थी जो भारत के सभी क्षेत्रों को केंद्रीकृत करे। ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई थी। और ये लोग आपस में इन्हीं तीन शक्तियों को माना जाता था कि ये थोड़ा है, लेकिन ये भी लड़के समाप्त हो गए। तो जब ये भी लड़के समाप्त हो गए और शक्तियां कोई ऐसी थी नहीं, तो भारत में क्या स्थापित हो गया? राजनीतिक शून्यता आ गई। और इस राजनीतिक शून्यता या कोई ऐसी शक्ति नहीं रह गई थी भारत में जो पूरे भारत को एक सेंट्रलाइज करे, केंद्रीकृत करे। ठीक। इसी इसी के समांतर, इसी राजनीतिक शून्यता के समांतर भारत में क्या होता है? आक्रमण होता है, मुस्लिमों का आक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि अब मुस्लिम सब भी देखते हैं कि भारत में अब राजनीतिक शून्यता है, कोई ऐसी शक्ति रह नहीं गई है कि जो भारत को केंद्रीकृत करे। सारे सामंत अपने अपने क्षेत्र लेके मस्त है। और जो सामंतों में भी जबरदस्त सामंत जैसे राजपूत प्रतिहार बहाल, इनकी शक्ति भी छीण हो गई आपस में लड़कर। तो उन लोगों को एक चांस मिल गया। भाई जब आपका घर आपके घर में आपस में फूट होगी और लोग लड़ लड़ के एकदम कमजोर हो जाएंगे, तभी तो बाहरी आदमी आके आपके घर में दखलंदाजी करेगा या आक्रमण करेगा या कुछ करेगा। वही स्थिति हो गई थी। तो इसी क्रम में, इसी के समानांतर मुस्लिमों का आक्रमण होता है। पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का होता है। मोहम्मद बिन कासिम 711 एडी में। उसके बाद गजनवी आता है, गजनवी के उसके बाद गोरी आता है। उसके बाद गोरी का ही एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक क्या करता है कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। ऐसे धीरे धीरे फिर कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। ठीक है। तो कैसे आगे बढ़ा। अब आइए हम इन तीनों जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन। एक बेसिक इंफॉर्मेशन इन तीनों के बारे में जान। अच्छा, इन तीनों के बारे में अभी ये मत उठा के पढ़ने लगिएगा कि पालों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, प्रतिहारों ने कितनी लड़ाइयां, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैं बताया उसको कंसेप्ट से आप दिमाग में रखिए। ठीक है। तो आइए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट को भी देख लेते हैं। ठीक है। प्रतिहार, तो भैया इसके संस्थापक कौन है? हरिश्चंद है। ठीक। और वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। अच्छा, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संस्थापक, अब ये मत सोचने लगे कि वास्तविक संस्थापक जो है वो लड़ाई झगड़ा करके पूरा हर जगह मारपीट करके कुछ क्षेत्रों को जीतेगा और सेंट्रलाइज करेगा। तो किससे किससे लड़ा, ये सारी चीजें मैं अब जानूंगा तभी मानूंगा, तभी आगे पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं मानूंगा कि वास्तविक संस्थापक लड़ाई करते हैं, इसके बाद जीतते हैं, पूरे क्षेत्र को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, बस इतना जानिए। अच्छा, राजधानी पहले भिंडलाल थी, बाद में कन्नौज हो गई। तो इससे भी आप अनुमान लगाएंगे या इससे भी क्लियर होगा कि बाद में कन्नौज हो गई, यानी कि प्रतिहारों का कन्नौज पे नियंत्रण हो गया था। ठीक। लेकिन इतना लड़ लिए थे कि इनकी भी शक्ति खत्म हो गई थी। अच्छा, इनका धर्म क्या था? वैष्णव था। बस इतना ही जानना है प्रतिहारों के बारे में। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बारे संस्थापक इनका दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत, धर्म शैव, और पहला शासक ध्रुव था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। सबसे पहला शासक माने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहला किस शासक ने भाग लिया? तो वो ध्रुव था। ठीक है। और इसमें एक कृष्ण प्रथम है जिसने कैलाश मंदिर बनवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण प्रथम ने जो कैलाश मंदिर बनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है। अगला है पाल। तो संस्थापक गोपाल हैं, दिमाग में रखेंगे। और सबसे प्रसिद्ध धर्मपाल। अच्छा, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए कि उस
लड़ाई मारपीट मारपीट मारकाट की समय में ये धर्मपाल जी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करा रहे हैं उस मारकाट के युग में। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। हालांकि मैं इसको बता चुका हूं, लेकिन आप इसको दिमाग में रखेंगे। अच्छा, राजधानी क्या थी? नदिया। और धर्म इन लोगों का क्या था? बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो बस इतना ही आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल तीनों आपस में लड़े, लड़ के अपनी शक्तियों को समाप्त कर दिया, ठीक है, छीण कर दिया। और जब भारत में मतलब ऐसी स्थिति हो गई भारत में कि कोई ऐसा राजा नहीं बचा कि जो भारत को कंसोलिडेट करे, सबको इकट्ठा करके अपने अंडर में ले, कंसोलिडेट संगठित करे, कोई शक्ति नहीं रह गई थी। सब लोग अपना अपना देख रहे थे, छोटे छोटे जो सामंत थे। तो बाहरी जब विदेशियों को लगा कि भारत की स्थिति ये है, तो हम लोग आक्रमण करें, लूटें, खाएं भारत को। तो उसी क्रम में पहला, पूरे भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम होता है। दूसरा मुस्लिम आक्रमण गजनवी करता है। तीसरा गोरी करता है। ठीक, यानी कि इसी स्टोरी से हम कहाँ घुसेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में। तो जब मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाऊंगा तो यहीं से मैं उसको लिंक करूंगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहीं से लिंक करूंगा कि भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, राजनीतिक शून्यता आ गई, कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई थी जो पूरे भारत को कंसोलिडेट करे। इसी क्रम में मुस्लिम आक्रमण होता है। पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम था। बस यहीं से स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में। तो ये तो था त्रिपक्षीय संघर्ष। अब इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? एक तरह से एंशियंट हिस्ट्री का अब अंतिम, माने दक्षिण भारत का इतिहास बचा है केवल, गुप्तोत्तर काल भी समाप्त हुआ। ठीक, अब यहीं से स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी मध्यकालीन इतिहास में। दक्षिण भारत का इतिहास बचा है। ठीक, उसको हम आगे के लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।